नमस्कार, स्वागत है सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि बच्चों हम इस समय प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड अपनी सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी एक क्लास हमारी इंग्लिश की हो चुकी है। आज हमारी ये इंग्लिश की दूसरी क्लास है। तो जो भी बच्चे हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और रिसेंटली जैसे कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई हैं, तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, जिसका एड्रेस है गीता नगर मेट्रो स्टेशन के पास। चलो बच्चों, तो इस आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये बेस्ड ऑन है कॉमन एरर पर। कॉमन एरर पर हमारा यह क्वेश्चन बेस्ड है और देखते हैं व्हिच पार्ट कंटेन्स एन एरर एंड हाउ टू करेक्ट इट, किस पार्ट में गलती है और उसको कैसे सही किया जाए। तो इसमें लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इजंट इट। अब ये बच्चों हमारा क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग एक हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि बेहद ही आसान होता है। इसमें यदि थोड़ा सा बेसिक टेंस का नॉलेज है और थोड़ा सा यदि प्रोनाउन की नॉलेज है तो बड़ी आसानी से बच्चे क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि जो स्टेटमेंट होता है, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग हम नेगेटिव बनाते हैं, और यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका पॉजिटिव बनाते हैं। अब यहां पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव है। तो यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चों नॉट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा प्रोनाउन के फॉर्म में, ठीक है, और लास्ट में वही अपना क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन टैग हमें इस दिए गए स्टेटमेंट का बनाना है। तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले टेंस देखेंगे। टेंस के लिए हमें वर्ब देखनी पड़ेगी। तो वर्ब हमारी मूव्स लिखी हुई है, मूव्स जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की वर्ब है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो डू या डज होती हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि डू का इस्तेमाल करें कि डज का? तो अर्थ हमारा जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अर्थ हमारा सिंगुलर नाउन है, तो हमें इसके लिए हेल्पिंग वर्ब को चूज करना पड़ेगा डज, और फिर नॉट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन डज नॉट को हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे डजंट। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है प्रोनाउन के फॉर्म में। सब्जेक्ट हमारा अर्थ है, अर्थ का नंबर सिंगुलर है और अर्थ हमारा नॉन लिविंग है, तो अर्थ का प्रोनाउन हमारा बन जाएगा इट। तो बच्चों क्वेश्चन टैग हमारा बना डजंट इट, जबकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है इजंट इट। तो कुल मिला के इसी पार्ट में गड़बड़ी है और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्वेश्चन भी हमारा कॉमन एरर पर बेस्ड है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा गया है सेंटेंस में। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। ठीक है, अब बच्चों आपको याद क्या रखना है कि जो हमारा कंजंक्शन अनलेस होता है, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट। अनलेस का मीनिंग में पहले से ही नेगेटिव मीनिंग इंक्लूड रहता है। तो अनलेस जो कि हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज बनता है उसमें नॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो अनलेस के साथ जो हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया गया है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में कहीं पर नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अनलेस का खुद ही मतलब होता है इफ नॉट, उसमें ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग इंक्लूड रहता है। तो हमें इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में नॉट को हटाना पड़ेगा। जब नॉट को हटाना पड़ेगा तो डू को भी हटाना पड़ेगा। यानी इस प्रकार ये सेंटेंस हमारा सही माना जाएगा और इस पार्ट में गलती हो गई ए पार्ट में। तो आपको बच्चों याद रखने हैं कुछ हमारे ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं जिनके बाद की क्लॉज को हम नेगेटिव नहीं लिख सकते। वो कौन कौन से कंजंक्शन है? तो एक तो बच्चों यही हो गया हमारा अनलेस, एक होता है हमारा अनटिल और एक होता है हमारा लेस्ट। ये हमारे तीन ऐसे कंजंक्शन है जिनका तीनों का मतलब नेगेटिव होता है। तो इनसे जो बनी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें कभी भी नॉट का प्रयोग ना करें, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो ये आपको याद रखनी है, इन तीनों कंजंक्शन के बाद नॉट का प्रयोग हमें नहीं करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो
तो चलिए, जैसा कि हमारा अगला चौथा नंबर आ गया, हमें तीसरे पे पहुंचना है। तो चलो तीसरा नंबर बच्चों क्वेश्चन आ गया है। चलो इसको भी हम लोग पूरे डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे व्हिच पार्ट कंटेन्स एन एरर एंड हाउ टू करेक्ट इट। इसमें क्या लिखा है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है, लेकिन इसको समझा पाना उतना ही कठिन है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा स्टार है ये कैसा नाउन होता है, ये हमारा काउंटेबल नाउन होता है। एक्चुअली बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि जो स्टार है उसको हम गिन नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, इसको गिन नहीं सकते। तो जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि स्टार हमारा, स्टार की संख्या इतनी ज्यादा है हमारे गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, कि उनको गिनना संभव नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कहा जा सकता कि वो अनकाउंटेबल हैं। जिन चीज को गिनना संभव ना हो, उनकी संख्या की वजह से इतनी ज्यादा संख्या है, तो ऐसे नाउन को कहा जाता है काउंटलेस। काउंटलेस, काउंटलेस का मतलब होता है अनगिनत। तो ये कहना गलत है कि स्टार अनकाउंटेबल है, बल्कि स्टार हमारा काउंटेबल नाउन है, ये काउंटलेस होता है, इसको गिनना संभव नहीं है, जो स्टार की संख्या इतनी ज्यादा है। अब यदि स्टार, यदि एक सेंटेंस हमने लिखा द सन इज अ स्टार, एक सेंटेंस हमने लिखा द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। यदि ये सेंटेंस हमारा सही है, जो कि वाकई में सही लिखा है, तो यदि हम स्टार के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि जो हमारा स्टार है वो कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले डिटर्मिनर ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो स्टार है वो काउंटेबल नाउन है। तभी देखो बच्चों, स्टार का प्लूरल फॉर्म भी पॉसिबल है। जो नाउन काउंटेबल होते हैं उन्हीं का ही प्लूरल फॉर्म बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। तो कहने का मतलब है, यहां पर लिखा है हाउ मच। अब जो नाउन काउंटेबल है तो उसके लिए हाउ मच का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हाउ मच का प्रयोग करते हैं ऐसे नाउन के लिए जो अनकाउंटेबल हैं। तो यहां पर हमें हाउ मच की जगह हाउ मैनी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार हमारा कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो गलती किस पार्ट में हो गई, जिस पार्ट में हाउ मच दिया है। यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया डी ऑप्शन। तो कुल मिला के आसान क्वेश्चन था और छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड था, काउंटेबल अनकाउंटेबल पर। इसी तरह बच्चों में एक कंफ्यूजन और रहता है, जब भी उनसे पूछा जाता है कि एयर हमारी कौन सी कैटेगरी का नाउन है, तो बच्चे ज्यादातर बताते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि एयर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, एयर हमारा मटेरियल नाउन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज, कि जो डॉलर की वैल्यू है वो कम होती है जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति कहते हैं उसको। अब देखो बच्चे जरा, यहां पर एक वर्ब आई है रेज। अब हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पहले रेज वर्ब के बारे में और राइज वर्ब के बारे में। रेज हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, जैसा कि बच्चों सब लोग जानते हो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जो हमारी राइज होती है ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद बच्चों कभी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, नो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पे रेजिज पर हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हमें यहां पर वर्ब चाहिए इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव वर्ब रेजिज नहीं होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी राइज। तो हमें रेजेज की जगह राइजेज लिखना पड़ेगा। और हिंदी मतलब बच्चों जानना चाहो तो रेज का मतलब होता है बढ़ाना और राइज का मतलब होता है बढ़ना। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप बढ़ना बढ़ाने इस चक्कर में ना पड़े, बल्कि सीधे कॉन्सेप्ट पर जाएं। रेज हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और राइज हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हमें इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी रेजेज नहीं राइजेज है। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पर। तो 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। बहुत आसान है, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सब जानते हैं, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है वो हमेशा लिखा जाता है प्लूरल फॉर्म में, और इसके बाद जो वर्ब लिखी जाती है वो लिखी जाती है सिंगुलर फॉर्म में। अब देखें, वन ऑफ माई डिजायर, तो देखो डिजायर बच्चों क्या है, नाउन है। तो हमने अभी अभी बताया कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा किस फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म में ये बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद जो वर्ब आएगी उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन वर्ब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में लिखी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर की जगह हमें इज करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बेहद ही आसान क्वेश्चन था। ज्यादातर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको ये सब पता होता है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल लिखते हैं और वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, 2 hours have passed since he had fallen asleep। 2 घंटे बीत चुके हैं जब से वो सोया। तो एक बात बच्चों हमेशा याद रखें, सिंस के बाद जो भी पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है वो हमेशा लिखा जाता है पास्ट का। जैसा कि आप जानते हैं सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है, फॉर के साथ, फॉर के बाद, फॉर प्रीपोजिशन के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सिंस प्रीपोजिशन होता है इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम लिखा जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है वो हमेशा पास्ट का लिखा जाता है। यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं लिखा, यहां पर एक इवेंट लिखा है, एक इवेंट लिखा है। इसमें लिखा है सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप, जब से वो सोया। तो ये एक इवेंट है, तो इस इवेंट को भी हमें लिखना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यदि लिखना पड़ेगा तो देखो जरा, ही हैड फॉलन अस्लीप ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जबकि सिंस के बाद इवेंट को लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां से हैड को रिमूव करें और फॉलन की जगह उसका सेकेंड फॉर्म लिखें, फॉल फेल। तो ही फेल अस्लीप। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी पार्ट, यानी कि 2 घंटे बीत चुके हैं जब से वो सोया। तो सिंस के बाद यदि कभी इवेंट लिखें तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखें। जैसे बच्चों हमने कहा कि 77 साल हो चुके हैं जब से हम आजाद हुए, तो उसे कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 77 years have passed since। अब या तो लिख दो बच्चों 1947, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है, या फिर ऐसे लिख दो सिंस इंडिया गॉट फ्रीडम, मतलब एक ही बात है। तो कहने का मतलब आपको याद ये रखना है कि सिंस के बाद यदि कोई इवेंट लिखो तो उसे किस में लिखो, उसे लिखो पास्ट इंडेफिनिट में, या तो फिर कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिख दो जो भी मौजूद हो। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 देखो बच्चों हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है, सब लोग पढ़ेंगे इसे ध्यान से और बताने का प्रयास करेंगे। व्हिच पार्ट कंटेन्स एन एरर। यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। अब यहां पर बच्चों समझिए एक वर्ड हमारा लिखा है एसेंट। एसेंट हमारा वर्ड लिखा हुआ है और इस असेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट। इस असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति। अब इस कंटेक्स्ट में क्या कहा है कि जापान के जो युवा लोग हैं उन्होंने पहाड़ की चढ़ाई को कठिन पाया। यहां पर मीनिंग हमें लिखना है पहाड़ की चढ़ाई का, लेकिन यहां मीनिंग क्या लिखा है, अग्रीमेंट का। तो कंटेक्स्ट के बिहाफ पे यहां पर असेंट मीनिंग, असेंट जो वर्ड है ये गलत है। इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा, इसकी जगह लिखना पड़ेगा एसेंट। ये जो एसेंट हमारा वर्ड होता है इसका मतलब होता है क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ाई। तो हमें लिखना पड़ेगा एसेंट। इस एसेंट की जगह हमें लिखना पड़ेगा ये वाला एसेंट।
तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी? गलती हमारी हो जाएगी बी ऑप्शन में। इस असेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग। तो बच्चों याद रखिएगा, जैसे कि हमारे वर्ड है, जैसे असेंट हो गया, असेंट हो गया, तो ये दोनों ही क्या है? इसका मतलब हमारा होता है एग्रीमेंट, और इस असेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग। ठीक है, और ये जो असेंट हमारा वर्ड है ये बना है असेंट वर्ब से। असेंट हमारी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बढ़ना या चढ़ना। तो इसी वर्ब का ये हमारा बच्चों क्या है? ये हमारा नाउन फॉर्म है। अब से इनको आप याद रखेंगे। और एक बच्चों हमारा वर्ड और इसी तरह का होता है, एक इसी तरह का हमारा वर्ड होता है एसेंट। तो उसके बारे में देखें जरा। एक हमारा वर्ड और इसी तरह का होता है असेंट। इसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाँ जी, 8th नंबर हमारा आ चुका है। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का बच्चों मीनिंग होता है तीर्थयात्री। पिलग्रिम्स बोले तो तीर्थयात्री। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरियड सम मेडिसिन्स। अब बच्चों हमारे पास दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक बिसाइड होता है, एक हमारा बिसाइड्स होता है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ या नियर, हिंदी में कहते हैं बगल में या पास में। और बिसाइड्स बच्चों जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, या इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग, के अलावा या के अतिरिक्त। अब हमें देखना है कि यहां पर कौन सा वाला मीनिंग हमें लिखना है। तो यहां पर जो मीनिंग लिखना है इसमें यह बताया गया है कि जो पिलग्रिम्स थे उनके पास फूड तो था ही, और फूड के अलावा और वो क्या भी चीज अपने साथ ले गए, मेडिसिन्स भी ले गए। तो हमें यहाँ पर मीनिंग बताना है एडिशनल वाला। जब एडिशनल वाला मीनिंग बताना होता है तो हमें बिसाइड नहीं बल्कि लिखना होता है बिसाइड्स। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा बिसाइड्स, कि भोजन के अलावा तीर्थयात्री कुछ दवाइयां भी अपने साथ ले गए। तो ये हमारा आंसर हुआ। आसान क्वेश्चन था, इन दोनों प्रीपोजिशन पर बेस्ड था। इसके बाद बढ़ते हैं हम आज के पेनल्टीमेट क्वेश्चन की तरफ। पेनल्टीमेट क्वेश्चन का मतलब होता है सेकेंड लास्ट। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर। मुझे तुम्हारे अच्छे मैनर्स की तारीफ करनी चाहिए। एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। इम्पेकेबल एक बच्चों एडजेक्टिव होता है और जिसका मतलब हमारा होता है, इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस। फॉल्टलेस का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, यानी जो कैसा हो, त्रुटिहीन हो, जिसमें कोई कमी ना हो। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, ऑन योर गुड मैनर्स, तुम्हारे अच्छे बर्ताव की, एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर, और तुम्हारे बेदाग बर्ताव की, कि तुम्हारे बर्ताव में बिल्कुल कैसा है, फॉल्टलेस है, कोई कमी नहीं है। तो बच्चों एक्चुअली होता क्या है, यहां पे जो कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसका मतलब होता है पूरक, और एक कॉम्प्लीमेंट बच्चों और हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी वर्ब होती है ये कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब होता है तारीफ करना। तो सेंटेंस के कंटेक्स्ट के बिहाफ पे हमें यहाँ पूरक वाला मीनिंग नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए तारीफ करने वाला मीनिंग। तो हमें इस कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट, ये हमें वर्ड लिखना पड़ेगा। तो अब से आप लोगों को दोनों याद रखना है। ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो किसी चीज की कमी को पूरा करे, और ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ करना या किसी को बधाई देना। तो ये दोनों वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि बेस्ड ऑन है
कॉमन एरर पर। हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमारे कॉमन एरर पर बेस्ड थे। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन which met with an accident was carrying some army personnel। अब देखो बच्चों, यहां पर हमें दो शब्दों को सीखना है, एक हमारा पर्सनल और एक हमारा पर्सनल। दोनों में अंतर क्या है? पर्सनल हमारा एडजेक्टिव है और पर्सनल हमारा नाउन है। पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट, यानी कि व्यक्तिगत, और जो हमारा पर्सनल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टाफ। अब यहां पर पर्सनल वाला जो मीनिंग है एडजेक्टिव वाला, वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है, अनरीजनेबल है। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा PERSONNEL। इसका यह मतलब हुआ लंबी दूरी जाने वाली ट्रेन जिसका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में कौन था? उसमें आर्मी के लोग थे, सैनिक थे, आर्मी का स्टाफ था। तो हमें वहां पर पर्सनल एडजेक्टिव का नहीं बल्कि पर्सनल नाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब से आप लोग इन दोनों वर्ड के मीनिंग याद रखोगे। तो आज की क्लास में हमारे 10 क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन कॉमन एरर के, प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बच्चों, बहुत ही जल्द अब हम आप लोगों को मिलेंगे तीसरी क्लास में। जय हिंद।